6 से 7 महीना ही हुआ है और आप लगातार 2 टीवी सीरियल कर रही हैं। ऑब्वियसली बहुत ग्रेटफुल हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी मैंने हालांकि अभी तक ट्रेनिंग ली है, मैं तो मतलब मैं आलिया भट्ट से भी ऊपर हूँ। सुधा चंद्रन मैम के साथ बहुत मतलब मेरी मम्मी जब उनसे मिली थी वो रो पड़ी थी क्योंकि उन्होंने नाचे मयूरी में उनको देखा था। उस स्कूल में फिट इन होने में बहुत मुश्किल लगी, अपनी आइडेंटिटी अपना इमेज ढूंढने में बहुत टाइम लगा। तो आप दिल्ली की लड़की हैं और यूपी का फ्लेवर रखती हैं, तो तेवर तीखे होंगे एकदम। तो बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेक्शंस हो गए हैं ऐसे बहुत ही लीचड़ कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ। बाइफरकेशन कर देते हैं कि आप में ये खराब है, ये खराब है, इतनी मोटी हो, आपको लीड कैसे मिलेगा। हालांकि जितनी भी लड़कियों को मैंने देखा है मुंबई में आते वो इस एक ट्रैप में, एक जाल में फंस जाती हैं। तब जाके मेरे को पता चला कि एक्चुअली में मेरी एक बहुत ही ज़्यादा अलग आइडेंटिटी है जो बाकी के बच्चों से बिल्कुल मैच नहीं करती। वो थी एकदम झल्ली दिल्ली वाली, थिएटर करने वाली, एकदम ऐसा नुक्कड़ नाटक वाली लड़की। गौतम गंभीर हमारे स्कूल से निकले हैं, अभी जो आयुष बदोनी खेलते हैं वो हमारे स्कूल के हैं। वो लड़के अच्छे होते हैं वहाँ के, मतलब जैसे उनको पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे वो लड़कों का कैरेक्टर लिखा जाता है, वो बहुत ही मतलब ऐसा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला लड़का। तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा ये आपने घुमा के पूछा है। मैं जानती हूँ इसके पीछे का सारा, मैं मोटिव इंटेंशन जानती हूँ। पापा को ऐसा लगा कि मेरे नाम के पीछे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का जुड़ना बहुत ज़रूरी है जो मुझे आगे जाके लिंक्स देगा ऑब्वियसली। और आसपास के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार भी हमेशा से मुझे देख के यही कहते हैं कि नहीं, इसका और कुछ नहीं हो सकता। स्वागत है आपका नवकाश में। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन अदाकारा से, एक बेहतरीन एक्ट्रेस से जो काफ़ी सारा टीवी सीरियल कर चुकी हैं और अभी एक लखनऊ पर बेस्ड बहुत ही अच्छा टीवी सीरियल कर रही हैं। वो थिएटर आर्टिस्ट भी रही हैं। उनका नाम है तृप्ति मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे नवकाश में। कब आना हुआ मुंबई और कैसे आना हुआ मुंबई? वैसे तो मुंबई आती जाती रहती थी मैं, पर शिफ्ट मैं अभी ही हुई हूँ 2025 में सितंबर 3 और अब लगभग हो गया है 6 से 7 महीना मुझे इधर। 6 से 7 महीना ही हुआ है और आप लगातार 2 टीवी सीरियल कर रही हैं। मैं एक ही टीवी सीरियल कर रही हूँ, दूसरे की चाह है बट नहीं, एक तो आप DD1 का पहले कर रही थी, फिर अभी ये तो दूसरा है ना? नहीं, ये मेरा पहला टीवी सीरियल है। कौन सा? सेठ पन्नालाल की बारादरी। सेठ पन्नालाल की बारादरी जी। ये पहला टीवी सीरियल है। 6 महीने के अंदर आपको मिल गया। मतलब मैं ये इसके साथ ही आई थी, ये लेकर ही आई थी मैं। यहाँ तो बहुत सारे लोग थिएटर कर करके 10-10 साल से बैठे हुए हैं। एक किसी तरह का कॉन्टिन्यूटी और लीड मिल जाए, ये तो आपको पता ही है, आप यहाँ मिलते होंगे लोगों से जी। तो कैसा महसूस होता है आपको कि मैं आई हूँ और मुझे काम मिल गया? ऑब्वियसली बहुत ग्रेटफुल हूँ और भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं काम लेकर आई हूँ साथ में। पर हाँ, ये चीज़ तो है कि लोग बैठे हुए हैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर सब मेन रोल के पीछे भागेंगे, लीड के पीछे भागेंगे, कंटिन्यूटी के पीछे भागेंगे अपने पहले ही कुछ टाइम में, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा रिजेक्शन मिले सामने से। क्योंकि अगर आप जब तक ग्रूम नहीं हो जाते हो तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा बड़े एम्बिशन रखने चाहिए। चलिए, ग्रूमिंग से याद आया कि आप हैं कहाँ से बेसिकली? वैसे होम टाउन मेरा प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, इलाहाबाद, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप मैं दिल्ली की हूँ। अच्छा, तो आप दिल्ली की लड़की हैं जी और यूपी का फ्लेवर रखती हैं जी। तो तेवर तीखे होंगे एकदम। तो ये तीखे तेवर पन्नालाल सेठ की बरादरी में है या फिर कुछ अलग कैरेक्टर है? एक्चुअली कोइंसिडेंटली मुझे एग्जैक्टली वही कैरेक्टर मिला है जो मैं रियल लाइफ में हूँ। हालांकि जो मेरा किरदार है अरुणिमा, उसका जो काम है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का है और मैं एक्टर डांसर हूँ, बट उसके जो अपनी मम्मी से बात करने के ढंग है या अपने जो लव इंटरेस्ट के साथ बात करने के ढंग है वो एकदम वैसे ही हैं जैसे मैं करती हूँ। तो आप सेठ पन्नालाल बरादरी से किस तरह से जुड़ी हुई हैं? मैं उनके जो दूसरे बड़े बेटे हैं उनकी बेटी हूँ। तो सेठ पन्नालाल जी मेरे दादाजी हैं। अच्छा। और मैं दिल्ली में ही रहती हूँ मेरी माँ और मेरे पापा के साथ। और उसके बाद जब हमें बुलावा आता है बारादरी से, क्योंकि बारादरी बिकने जा रही होती है, तो हम आते हैं। इनफैक्ट आज हम हो सकता है एपिसोड में हमारी बारादरी में एंट्री हो। अच्छा, आज आपकी बारादरी में एंट्री होगी। चलिए, ऑलमोस्ट आसपास ही हमारा एपिसोड भी रिलीज हो तो फिर दर्शकों को थोड़ा मज़ा आएगा कि वहाँ भी देख रहे हैं और तृप्ति को यहाँ भी देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेसिंग मानती हूँ मैं कि ये सीरियल मिला है, क्योंकि इतना क्लीन सीरियल है। और हालांकि जितनी भी लड़कियों को मैंने देखा है मुंबई में आते वो इस एक ट्रैप में, एक जाल में फंस जाती हैं कि वर्टिकल्स, बोल्ड,
ये सारा काम उनको मिलता है, उनको क्वालिटी वर्क नहीं मिलता है। बट थैंकफुली क्योंकि मेरे ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट्स ऐसे थे कि मुझे अपनी बेटी की तरह ही उन लोगों ने लेकर आए हैं इस सेट पे, और वैसे ही मुझे रखा जाता है। और बहुत ही ज़्यादा क्लीन फैमिली के साथ देखने वाला सीरियल है, और मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। और बहुत सारे लोग मुंबई में इनफैक्ट देखते भी हैं हमारे शो को। तो कैसे मन लगा, मतलब एक्ट्रेस बनने का कैसे ख्याल आया? मेरे लिए तो यही है कि मैंने जब से होश संभाला मुझे एक्टिंग करनी थी, और बिकॉज माई फादर इज़ अ प्रेसिडेंट अवार्डी, इज़ अ संगीत नाटक अकेडमी अवार्डी। अच्छा जी, उनका 45+ ईयर्स से एक्सपीरियंस रहा है थिएटर का। तो मैं हमेशा थिएटर सेट्स रिहर्सल्स इसी में पली बड़ी हूँ। हमेशा एक्टर्स को देखना, बैक स्टेज क्या चीज़ें होती है, एक एक्टर कैसे एक रोल में ढलता है, वो सब हमेशा से देखा है। तो इसीलिए जो दिखा वही करना है, उसके आसपास। कलाकार खानदान से होने की वजह से जेनेटिकली कलाकारी आपके अंदर आई, या फिर कलाकारी की ट्रेनिंग भी ली है आपने? ट्रेनिंग ली है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर वो खून में ही आ गया अपने आप ही। खून में भी आ गया? खून में भी आ गया, बट क्योंकि मैंने बहुत ही छोटी उम्र में पापा को बता दिया था कि मुझे ये करना है, तो मम्मी पापा ने भी डिसाइड किया कि पूरे जी जान से जितना भी उनकी क्षमता हो सकती है मुझे उसमें सपोर्ट करना है। और उस मामले में तो मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रही हूँ। मेरी दीदी, मेरे घर वाले, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे, और आसपास के फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार भी हमेशा से मुझे देख के यही कहते हैं कि नहीं, इसका और कुछ नहीं हो सकता, ये एक्टिंग ही करेगी, इसके लिए वही एक प्रोफेशन बना है। और वही फिर बचपन से मेरी मम्मी का जद्दोजहद, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे डांस क्लास ले जाना, भरतनाट्यम सिखाना, कथक सिखाना, कलरीपयट्टू, यक्षगान, छाऊ, इन सब की ट्रेनिंग लेना, बहुत ज़्यादा लिटरेचर वगैरह पढ़ना, घर पे इतनी सारी बुक्स रहना। बुक्स तो चलो जेनजी किड हूँ, 2003 बॉर्न, तो बिल्कुल भी बुक्स और लिटरेचर और पन्ने वाला मेरा बिल्कुल मैटर नहीं है। जेनजी वाले कलरीपयट्टू कर लेते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, बट मूवीज़ बहुत अच्छी देखते हैं वो, मूवीज़ बहुत अच्छी देखते हैं, और सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम में अगर आपको एक्टर बनना है, आपको कुछ थोड़ा बहुत फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो घर पे बैठे बैठे कंटेंट क्रिएशन इज़ लाइक द बेस्ट थिंग टू डू। ये तो आज की चीज़ है। तो और आपने क्या ट्रेनिंग ली है एक्टिंग से रिलेटेड? ये सारी चीज़ें तो थी मेरी परफॉर्मिंग आर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। बाकी मैंने एक्चुअली मेरा स्कूल पहले दिल्ली के दूसरे कोने में होता था, बट मेरे किस पापा कोने में? आप दिल्ली बताइए, मैं जानता हूँ दिल्ली को अच्छे से। मैं छतरपुर में रहती थी। आई एम अ अच्छा। साउथ दिल्ली गर्ल। ओ सोबो गर्ल। जी या बट मतलब ये सोबो गर्ल तो बॉम्बे के लिए हो गया, साउथ दिल्ली गर्ल। हाँ, सो डू, मतलब सिमिलर फीलिंग है जी। हाँ, और दर्द है हमारे लिए। तो मेरा पहला जो स्कूल था वो बसंत विहार में एक स्कूल था मेरा, चिन्मया विद्यालय। चिन्मया विद्यालय, चिन्मया मिशन का स्कूल चिन्मया है। मिशन का स्कूल था। इफ यू वांट टू बी ए वेदांतिन, याद है आपको? हाँ जी। गाइए वहाँ 2 लाइन। नहीं और वहाँ पे जब हम स्कूल में आते थे, खाना खाने से पहले, घर जाने से पहले, प्रार्थनाएं, श्लोक्स, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पहले स्कूल ने बहुत ज़्यादा मुझे क्वालिटीज़ दी हैं। श्लोक और हिंदी मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करी है। बट 5th में क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एडमेंट हो गई थी कि मेरे को एक्टिंग ही करनी है, पापा को ऐसा लगा कि मेरे नाम के पीछे एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का जुड़ना बहुत ज़रूरी है जो मुझे आगे जाके लिंक्स देगा ऑब्वियसली, और एक कॉम्प्लीमेंट करेगा मेरे नाम को, जो था मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड। अच्छा, मॉडर्न स्कूल 12 खंबा रोड से भी पढ़ी है आप? जी। तो 6th में मैं वहाँ शिफ्ट हुई, और वहाँ शिफ्ट होना इज़ लाइक कि मैं उधर क्लासेस नहीं करती थी, क्योंकि पापा का मेन पर्पस यही था कि मैं वहाँ पे रहूँ, को करिकुलर में रहूँ, बट साथ में NSD था। तो मैं 3 पीरियड के लिए क्लास करती थी, उसके बाद मैं वहाँ पे अपना चिट्ठी पे ऐसे साइन करती थी कि मैं जा रही हूँ अपना थिएटर करने के लिए, और मैं झोला अपना उठा के बस एक रोड क्रॉस करके NSD था, वहाँ पे मैं TI ज्वाइन कर रखा था। तो थिएटर एंड एजुकेशन वहाँ का एक विंग है जो बच्चों को समर वर्कशॉप्स देता है, और हर संडे 1 साल तक प्रोडक्शन ओरिएंटेड एक वर्कशॉप होती है उसका। वो मतलब मेरा पहला ट्रेनिंग था। घर से तो ट्रेनिंग मिली ही थी, बट ऐसे। चलो, मैं दोनों स्कूल के ना कल्चर को जानता हूँ, तो इस वजह से मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ कि चिन्मया विद्यालय में पढ़ते हुए हाँ, जो चीज़ें आपके साथ हुई हाँ, या सीखने को मिला, 12 खंबा रोड वाले मॉडर्न स्कूल में क्या डिफरेंस था? डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। ये थोड़ा यो हो जाते हैं वो थोड़ा। हाँ, वही तो, उस स्कूल में फिट इन होने में बहुत मुश्किल लगी, अपनी आइडेंटिटी, अपना इमेज ढूंढने में बहुत बहुत टाइम लगा। और जब तक आई थिंक कोविड आया था 11th-12th तक, तब तक जाके मेरे को पता चला कि एक्चुअली में मेरी एक बहुत ही ज़्यादा अलग आइडेंटिटी है जो बाकी के बच्चों से बिल्कुल मैच नहीं करती। वो थी एकदम झल्ली दिल्ली वाली, थिएटर करने वाली, एकदम ऐसा नुक्कड़ नाटक वाली लड़की। बट चिन्मया थैंकफुली मेरे को बहुत ऐसे अच्छे फ्रेंड्स देके गया जो आज तक मेरे दोस्त हैं। संस्कारी।
संस्कार देके गया, वैल्यूज देके गया, और मुझे बहुत मतलब वो टाइम जब मैं याद चिन्मया करती हूँ। मिशन के 2-3 गुरुजी का नाम याद है किसी का? एक दो? नहीं, आप कंट्रोवर्सी करा दो, मुझे याद नहीं, बहुत छोटी नहीं, थी मैं कंट्रोवर्सी नहीं करवाऊंगा। मैं एक्चुअली खुद चिन्मया मिशन से जुड़ा हुआ हूँ। ओह अच्छा। और मैं वैसे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो जिस शहर में पढ़ता था मैं दूसरे स्कूल में था, बट चिन्मया मिशन सभी स्कूल के बच्चों को बुला के 3 दिन का कैंप कराते हैं, 2 दिन का कैंप कराते हैं। उसमें स्पीच वगैरह दिलवाते हैं, थिएटर करवाते हैं, फिर वो बर्थडे के हिसाब से जुलाई वाले को अलग, जनवरी वाले को अलग बांट देते हैं, फिर उनका एग्जैक्टली competition मुझे ऐसा करवाते हैं। लगता है कि हमें तो ये सब मैं कर रखा हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे, आई डोंट नो अब ये कितने लोगों तक पहुंच पाएगा ये पॉडकास्ट, बट मैं चाहती हूँ कि हमारे पॉलिटिशियंस, एजुकेशन मिनिस्टर्स इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान डालें कि बच्चों को बहुत ही छोटी उम्र से उनको थिएटर, लिटरेचर, इन सब चीज़ों के, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में सिखाना, पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों के बारे में सिखाना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज ये सिर्फ एक को करिकुलर या आर्ट नहीं है, ये आपके एजुकेशन में, आपके पूरे कैरेक्टर बिल्डिंग में एक बच्चे को एक इंसान बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, बट मुझे ऐसा आप 22 साल की हैं? जी, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बोली, मेरा समझ और मैं कैसे चीज़ों को हैंडल करती हूँ, मेरी मैच्योरिटी, वो सब थिएटर के वजह से ही आ पाई है। हाँ, नहीं ये मैं मानता हूँ। और चिन्मया मिशन की कुछ खास बातें हैं, तो वो मैंने नज़दीक से देख के रखा हुआ है। मैंने गीता का जो भी पाठ मैंने हुआ, वो हमारे बी मुखोपाध्याय अंकल थे, वो आके गीता सिखाते थे अलग अलग स्कूलों में। तो मैं चिन्मया मिशन से गीता पाठ थोड़ा सीखा हूँ। और वहाँ पे साध्वी जी आती थी, स्वामी अवधेशानंद और स्वामी वेदांतिन महाराज समथिंग ऐसे करके थे, वो नोएडा से आते थे। तो मैं बोकारो स्टील सिटी झारखंड में, तो मैंने 2 कैंप चिन्मया मिशन का किया हुआ। तो मेरे बड़े दोस्त चिन्मया मिशन में रहे, मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। लोगों का एक मिसकंसेप्शन भी रहता है कि ये सारे श्लोक और इतनी प्रेयर्स ये सब करना बहुत ज़्यादा, बातचीत इंग्लिश में हो रही है। हाँ एग्जैक्टली हाँ, काम जो है वो संस्कृत और हिंदी में अगर हो रहा आप है। सदगुरु को भी देखें या श्री श्री रविशंकर को भी देखें, उनके जो आपके लाइफस्टाइल को जितना चेंज करा जाता है या कितना बहुत कुछ चीजें सिखाई जाती हैं। और मेरे को ऐसा, मैं देखता हूँ आपको कितना याद है उसके बारे में। हाँ, इफ यू वांट टू बी अ वेदांतिन, क्वेश्चन योरसेल्फ एज टू हु यू आर, व्हाट यू आर, व्हाई यू आर। चलो, इफ ये यू तो वांट आपका टू बी audition अ हो गया, बढ़िया। वेदांतिन। यू रिमेंबर दिस? आई डोंट, आपने गाया कभी? ये नहीं सिखाया, ये नहीं सिखाया? ये स्कूल में नहीं सिखाया। ये हमारे नोएडा के स्वामी जी आते थे, हाँ, बोकारो सिटी में, और वो ये गाना सभी बच्चों को गाने के लिए बोलते थे। अरे वाह, तो आई थिंक वो वाला मैंने हाँ, वो समर आपने कैंप मिस कर किया दिया होगा। तब तक मैं मॉडर्न में आ गई मॉडर्न होंगी और मैं बिगड़ गई होंगी। बिगड़ गए होंगे आप। नहीं, मॉडर्न के बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते हैं। मॉडर्न के हाँ, बच्चे मतलब बहुत ज्यादा बिगड़े होते हैं, बस ये है कि वो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर होते हैं, उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है और उनकी बिगड़ैलियत भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो खराब है, ये कल्चर डिफरेंस है एकदम। और जहाँ तक मेरी हिंदी अगर चिन्मया मिशन, चिन्मया विद्यालय ने स्ट्रॉन्ग करी है, तो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा ने मेरी इंग्लिश, फ्रेंच, बाकी सारी चीज़ें, एक दुनियादारी, कैसे माइंड गेम्स खेले जाते हैं, कैसे साइकोलॉजिकली लोगों से डील करा जाता है, वो आई थिंक मॉडर्न ने मुझे अच्छा सिखाया। हाँ, मॉडर्न इसमें एक्चुअली। और अगर मैं मॉडर्न का नाम कहीं पे भी लेती हूँ तो मुझे ये जो आईब्रो रेज आपने करा eyebrow था, raise, हाँ। वो आता है। तो आई थिंक वही होल पर्पस था मुझे उस इंस्टीट्यूशन से जोड़ने का, जो कि फुलफिल हो रहा है। नहीं, एक्चुअली क्या होता है आपको बताऊं, जैसे मैं दिल्ली में, नॉर्थ दिल्ली में रहा, नॉर्थ कैंपस एरिया में, मुखर्जी नगर एरिया में रहा। तो मुखर्जी नगर एरिया वालों के लिए क्या, साउथ दिल्ली हमेशा चाम रहा है, ठीक है। और उसमें होता ही है, अब मान लो कि आईपी वुमेन्स कॉलेज हो गया, या एलएसआर हो गया, लेडी श्री राम हो गया, या फिर मॉडर्न स्कूल के ये हो गए, वो थोड़ा सा एक रहता है, चाम रहता है। वो जो वहाँ से जुड़े हैं उनको एक थोड़ा समझ में आता है, वो उनकी एक फीलिंग होती है। जैसे आज भी विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलूँ तो लगता है कि हवा में ऑक्सीजन ज़्यादा है। मिरांडा उसके सामने से, मिरांडा उसके सामने से, हरियाली ज़्यादा है, मिरांडा उसके सामने से गुजरूँ मैं तो आर्ट्स फैकल्टी तक जाऊँ तो मुझे लगता है भाई मेरा तो पूरा एनर्जी हो गया बिना खाए पिए। तो ये बट हाँ, दिल्ली तो मतलब दिल्ली दिल वालों की है, और दिल्ली से मुझे बहुत प्रेम है। दिल्ली का खाना, दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का सब कुछ बहुत अच्छा है। आपके स्कूल में बहुत अच्छा ग्राउंड भी है मॉडर्न में? हाँ जी हाँ, और क्रिकेट वगैरह सब काफी गौतम कुछ अच्छा गंभीर होता है। हमारे हाँ, स्कूल से निकले हैं। अभी जो आयुष बदोनी खेलते हैं वो हमारे स्कूल के हैं। तो आपको स्पोर्ट्स में शौक नहीं था? फीस थोड़ी सी ज़्यादा थी अलग से, क्योंकि मेरे स्कूल में हॉकी, गोल्फ, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें थी। मतलब बास्केटबॉल वगैरह तो था ही, बट ये सारे जो अमीरों के शौक होते हैं, ये भी वही मैं कह रही हूँ कि मुझे फिट इन होने में और अपनी आइडेंटिटी, तो
इसको हटा के डांस और थिएटर में मैं ज़्यादा, हमारा मुद्रा क्लब था, हमारी डांस सोसाइटी थी, उसमें बहुत ज़्यादा मैं। कितने भाई बहन हैं आप? मेरी एक बड़ी बहन है। तो आधी प्रॉपर्टी तो मतलब जो है वो आपको मिल हमारी जाएगी। कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम बहनों को ही कमा के अपने मम्मी पापा को अच्छे से खिलाना ये पिलाना। झूठ बोल रही है, छतरपुर में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है इनकी, वो मंदिर को आधा जमीन इन्होंने ही दान किया है। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं। तो छतरपुर मंदिर कभी गई हैं आप? छतरपुर मंदिर तो नहीं, बट असोला फतेहपुर बेरी में एक मंदिर है दाती महाराज का, शनि धाम, और मैं उधर की देन हूँ मेरे घर पे, क्योंकि मेरे मतलब फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा था कि बेबी नहीं हो रहा था, तो हम वहाँ पे गए मेरे मम्मी पापा, और वहाँ पे ध्यान वान करा बहुत, और अपनी हेल्थ अच्छी करी, मेडिटेशन किया, और उसके बाद 10 साल बाद मैं हुई। तो मेरा नाम दाती महाराज का दिया हुआ है, और मैं सब अपना उनको मानती हूँ। लोगों को मेरे को देख के लगता होगा कि मैं बिल्कुल भी ऐसी संस्कारी वैल्यू ऐसे वाली नहीं हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा हूँ। और मेरे लाइफ में थोड़ी सी भी अगर इनकन्वीनियंस होती है तो मैं सारा ब्लेम सीधा उन पर डाल देती हूँ कि मुझे लाया है क्यों इस लाइफ में, या फिर मैं सीधा उनके पास जाती हूँ कि आप क्या एग्जैक्टली मैं मुंबई आने से 2 महीना पहले गुरु पूर्णिमा पे मैं गुरुजी के पास गई थी, और मैंने कहा था क्या कर रहे हो आप, कहते क्या, और सब वहाँ पे डरते हैं हमारे बाबा से, और मैं ऐसे बिंदास होकर बदतमीजी से उनसे बात कर रही हूँ, क्या कर रहे हो आप, मैं क्या कर रहा हूँ, तू क्या कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही, आप मुझे भेज ही नहीं रहे मुंबई, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। और 2 महीने बाद मैं मुंबई आ गई। बस अब मुझे ये बोलना चाहिए था कि बड़ा सा कोई टीवी सीरियल पकड़ा दो या बड़ी कोई फिल्म पकड़ा दो, तो वो भी हो जाता, बट वो नहीं मांगा मैंने, अब जाके मांगूंगी। दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले जो एपिसोड मैंने किया था, इनके ही टीवी सीरियल के एक आर्टिस्ट थे विष्णु लठावा जी, वो आए थे और उन्होंने माता रानी का एक मंदिर बताया जी, उन्होंने दाती जी महाराज का बताया। तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म में जो है वो ताकत है, बहुत ज़्यादा, बहुत और ज़्यादा। लोगों को पूजा पाठ करना चाहिए बहुत ज़्यादा। अगर पूजा पाठ नहीं कि मतलब आप बैठे हो और मंदिर में, बट हाँ। आपको दिन में एक बार तो ऊपर वाले का, या जिसमें भी आप मानते हो, या अगर आप एथिस्ट हो किसी में नहीं भी मानते हो, तो भी आपको पता होना चाहिए दैट देयर इज़ अ पावर अबव यू। एक यूनिवर्स है, एक मैनिफेस्टेशन करके कोई चीज़ होती है, और वो आप जो भी बात बाहर निकालते हो, जो भी आप सोचते हो, वो चीज़ यूनिवर्स सुन रहा होता है, और आपको उसमें बहुत फेथ रखना चाहिए। आपको उस चीज़ में, अगर आप अपने से भी कभी फेथ लूज़ कर दो ना, अगर आपको लगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस आप उसको ध्यान रखो कि हाँ वो कर देगा, है कोई ऊपर, आपके ऊपर कोई एनर्जी है, कोई पावर है जो आपका ख्याल रखेगा। आपको नहीं लगता सफल लोग अंधविश्वासी हो जाते हैं? नहीं नहीं, होना चाहिए। इतनी सारी सफलियत को, इतने सारे वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अंगूठियाँ पहननी होती हैं, मालाएं पहननी होती हैं, जो कि बहुत सही है। मुझे कोई चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ना बैड हैबिट्स में प्रॉब्लम है, ना गुड हैबिट्स में प्रॉब्लम है। अगर आपको फेम, मनी, लव, अगर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं और उसके लिए अगर आपको कुछ करना पड़े जो लोगों को शायद पसंद नहीं है, या लोग बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट करते हैं, तो करो ना, आपकी लाइफ है। मैं विष्णु से थोड़ा अलग तरीके से बात कर रहा था, और मैंने उसको जैन जी के तौर पे इतना ज़्यादा नहीं लिया, मतलब उससे पहले से जान पहचान है थोड़ी सी मेरी, तो मैंने वैसे लिया। लेकिन आप पहली जैन जी किड हैं जो हमारे नवकास्ट पॉडकास्ट पे आई है जी, और इससे पहले मैंने एक साइकोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट किया था, तो मैडम से मैंने पूछा था कि जैन जी के बारे में आप कुछ खास बताइए, आपको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी से कही थी कि जैन जी लोगों को सब कुछ पता है, हाँ, और बस वो उसको हैंडल कैसे करना है वो अपने क्लियर है, तो क्लैरिटी है वो ऐसे करके। तो वो चीज़ आपके अंदर झलक रही है कि आपको सब कुछ पता है। थिएटर मम्मी पापा, बच्चों को मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, इस्मत चुगताई, ये सारे लोगों का, अमृता प्रीतम, ये सब का घोट घोट के पिलाओ चम्मच में डाल के। आपने एक का नाम नहीं लिया, उसका लेना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं। दिनकर को बोलना पड़ेगा, रामधारी सिंह दिनकर, गिरीश कर्नाड, सब। अरे लाइन, जयशंकर प्रसाद जी, लिस्ट तो बहुत। महादेवी वर्मा, एकदम अभी आप ले लोगे सारे नाम। नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जैसी इंसान है, आप एक बेहतरीन इंसान है और काफ़ी संजीदा इंसान नज़र आ रही है। भले आपकी उम्र 22 साल की है, लेकिन मैच्योरिटी आपकी 32 साल की है, और बात करके अच्छा लग रहा है, और आपकी शक्ल भी थोड़ी सी मैं सच्ची बताऊं, मेरी लोअर बैक भी 32 होने वाली है, क्योंकि काम करके मेरी जो कमर का हालत हो गई है ना, तो मुझे और काम चाहिए और पैसे चाहिए, ताकि मैं वो पैसे अपनी बॉडी पे लगा पाऊँ और मैं हेल्दी रह पाऊँ, ताकि मैं ये ज्ञान और भी सालों तक दे पाऊँ। मेरा एक सजेशन है आपको, क्योंकि आप पढ़ती हैं और इतना राइटर्स का नाम लिया, आप एक किताब पढ़िएगा, संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है।
दिनकर जी की मतलब कविता नहीं, बुक है, पतली सी बुक है, आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो उनकी बहुत सारी चीजें हैं। रश्मि रथी हर एक्टर, हर थिएटर एक्टर को रटी हुई है। रश्मि रथी है रटी हुई। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। बस आगे याद है मुझे, बट पॉडकास्ट लंबा हो जाए। नहीं, आपने 4 लाइन सुनाया तो रश्मि रथी की सबसे अच्छी लाइन बताइए। आई थिंक जब यही कृष्ण की चेतावनी, जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है। बहुत अच्छी कविता है। कुरुक्षेत्र पढ़ी है? नहीं, वही तो मैं जेनजी हूँ, मैंने देखा है, सब मैंने देखा है। लेकिन आपने रश्मि रथी पढ़ी और इतना आपको याद है, ये कम बड़ी बात नहीं है। वैसे कुरुक्षेत्र भी बहुत ही अच्छा है। तो रश्मि रथी जो है वो कर्ण के बारे में लिखी गई है। हाँ। और कुरुक्षेत्र बेसिकली पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हैं, तुम विनीत सरल हुए जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो वो समझाते हैं। अच्छी कविता है ये। कर्ण तो मुझे क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौर उसकी आग राम के शर से। सच पूछो तो शर्म ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो ये राम के माध्यम से बड़ी अच्छी। अरे दिनकर क्या लेखक, बहुत क्या कवि, और गद्य और पद्य दोनों पे बराबर। पहली बार मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, मतलब कि आप जेनजी हैं और आपने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी हैं। शायद मेरा ही इतना व्यापकता नहीं है कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, लेकिन जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, या मेट्रो में, ट्रेन में, इधर में उधर में, संजीदगी नहीं होती है, संवेदनशीलता नहीं होती है, साहित्य के बारे में इतना लगाव नहीं होता है। एक्ट्रेस बनना है, मेकअप पे काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, लेकिन किताबें नहीं पढ़ रहे हैं। यही बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ बहुत खटकती है कि मुंबई आ तो जाते हैं मुंह उठा के, बहुत ऐसे वर्ड्स में यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये सुने सुनाए वर्ड्स हैं। ये इतने 6 महीने में, या जब मैं मुंबई आती रही हूँ, मैंने बहुत सुना है कि एक्टर्स आ तो जाते हैं बट उनकी ट्रेनिंग, उनका लिटरेचर, और ऐसा नहीं है कि थिएटर अच्छा नहीं होता है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैंने अगस्त में यक्षगान की एक वर्कशॉप अटेंड करी थी 1 महीने की। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो बहुत ही उम्दा वर्कशॉप्स कर रहे हैं, रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स। और अब ऐसा भी नहीं है कि NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कुछ सीमित हो गया है। आप सिक्किम में उसका सेंटर है, वाराणसी में उसका सेंटर है, मुंबई में भी खुल गया है, और एक इंस्टीट्यूशन आपको एक पहचान देता है। हालांकि मैं NSD की नहीं हूँ क्योंकि मैं नहीं जा पाई, बट वो एक तरीके से मेरा दूसरा घर था क्योंकि मेरे पापा उधर विजिटिंग फैकल्टी थे, और वहाँ के लोगों को देखना, वो 3 साल की जो उनकी जर्नी होती है कि वो कैसे एक लड़के को एक आदमी बना देते हैं, या एक लड़की को इतनी समझ दे देते हैं कि दुनियादारी के बारे में सब सिर्फ किताबों से, या सिर्फ प्ले करने से, सिर्फ थिएटर करने से, अलग अलग प्रांत के लोगों से मिलने से आपको जो इंटेलिजेंस आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर आप NSD भी नहीं आपका हो पा रहा है तो फिल्म मेकिंग की नॉलेज रखना, अच्छी फिल्म्स देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अब कोविड के बाद इतना ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया है हर एक इंसान को, हर एक नागरिक को, वो इतने आसानी से, हमारा खुद का DD नेशनल का एक चैनल होता था बट अब वो वेव्स OTT ऐप और Jio TV Plus पे भी आता है। तो आप देख रहे हैं कि DD भी एक्सपैंड हुआ है। तो जो हमारा देश का पहला चैनल है वो खुद एक्सपैंड हुआ, और हर घर में, हर टीवी पे, हर फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट, हर जगह एक्सेसिबल है आपके पास गुड सिनेमा, गुड एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मीडिया। तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ट्रेनिंग लेकर आए मुंबई, ना कि सिर्फ ऐसे चल दिए बस कि हाँ 4 लोगों ने बोल दिया कि हाँ मैं अच्छा लगता हूँ तो बस चला जाता हूँ, और फिर यहाँ पे आके भी वो एक हुड़क होना कि नहीं लीड करना है। नहीं, आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते हो। मेरे को ऐसा लगता है कि जितनी मैंने हालांकि अभी तक ट्रेनिंग ली है, मैं तो मतलब मैं आलिया भट्ट से भी ऊपर हूँ, मैं तो एकदम वो, बट क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा बेटर कर लूँ, उससे ज़्यादा बेटर कर लूँ, ये कास्टिंग डायरेक्टर्स मेरे पास क्यों नहीं आते, मुझे क्यों नहीं कोई स्पॉट करता कि हाँ तुम अच्छे एक्टर हो। बट वी हैव टू टेक दो स्टेप्स, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप अपने कॉन्टैक्ट्स नहीं बनाओगे, एंड मैंने निकिता ग्रोवर करके कास्टिंग डायरेक्टर है जिनका भी मीट एंड ग्रीट हुआ था 9 विंग स्टूडियो में, उन्होंने ये कहा था कि आप कास्टिंग डायरेक्टर से बनाओ, आप मिलो, आप लोगों की बर्थडे पार्टीज़ पे जाओ, आप नेटवर्किंग करो। मैं आपसे 3 बार मिली तब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। अगर मैं उस दिन 1 बार मिलती, उसके बाद हो सकता है मैं यहाँ पे नहीं आती, बट हम फिर वहाँ पे टकराए, हम मिले, हमारे कॉन्टैक्ट्स बने, हमने नेटवर्किंग करी। नेटवर्किंग इज़ द की। आपको अब ये नहीं है कि डायरेक्टर है वो घूम रहा है, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि हाँ नहीं ये वो अच्छा एक्टर है इसको ले लेते हैं, ये अच्छा कर रहा है, या ये बंदा सही है इसको थोड़ी सी वर्कशॉप दे देंगे, सही कर लेगा ये। वो चीज़ नहीं है।
अब आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। और आप लोग मेरा भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे, लोग XYZ किसी का भी पॉडकास्ट देख रहे होंगे ये क्रैक करने के लिए कि इसने क्या किया जो मैं भी करूं, कि मैं उस मुकाम तक पहुंच जाऊं जिस पे वो आदमी है। बट वो नहीं होता, आपको अपना खुद का रास्ता बनाना पड़ता है। और वो ऐसे ही बनता है, नेटवर्किंग करके, पार्टीज़ में जाके, लोगों से मिलकर, लोगों को अपने घर बुला के, खाना खिला के, दोस्ती यारी करके। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ ऑडिशन से क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ ऑडिशन क्रैक करना। मैं यहाँ पे 6 महीने हुए हैं, मैं नहीं जानती किसी कास्टिंग डायरेक्टर को, सिर्फ बड़े नामों को जानती हूँ जिनके अगर मैं ऑफलाइन जाऊँ अपना ऑडिशन या इंट्रो देने तो वो मुंह पे दरवाज़ा बंद करते हैं कि आपके लुक में कुछ भी नहीं, आप जाओ घर। मुझे नहीं लगता ऑडिशन से सब होता है। ऑडिशन एक पॉइंट तक, मेरा ये खुद का सीरियल कॉन्टैक्ट से मिला है मुझे आज तक जो भी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कुछ लोगों का होता होगा कि ऑडिशन से क्रैक हो गया, बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली मुझे आज तक जो भी काम मिला है कॉन्टैक्ट से मिला है, पापा के रेफरेंसेस से मिला है, और मैं भी वही करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने दोस्त बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है हाँ, इस इंडस्ट्री में दोस्त बनाने बहुत मुश्किल हैं और ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा गंदी है, वो तो दिखता ही है। वो तो बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेक्शंस हो गए हैं ऐसे बहुत ही लीचड़ कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ, जो कि मतलब आपका पूरा बाइफरकेशन कर देते हैं कि आप में ये ख़राब है, ये ख़राब है, ये नहीं चल जाएगा, यहाँ पे आप वो नहीं करोगी, आप इतनी मोटी हो, आपको लीड कैसे मिलेगा, आपको क्या लगता है, आप कहाँ से होकर आई हो। मतलब एक्टिंग नहीं देखेंगे वो, और ऑडिशन में आप अपनी एक्टिंग दिखाओगे, बट उससे पहले आपको एज अ पर्सन उस बंदे को जानना पड़ेगा। और हर एक बंदे का अलग नब्ज़ पे हाथ रखना, पूरा माइंड गेम है, पूरा दिमाग से चलना पड़ेगा। और अगर कोई डम्ब है, अगर किसी में दिमाग नहीं है तो फिर वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। चलिए अच्छा है, कुछ बातें तो बिना पूछे अपने बहुत अच्छी बातें की है, जो मुझे पूछना था। बहुत सारे सवाल आपने मेरे खत्म कर दिए। वैसे ही मैंने सवाल बिना पूछे मैंने आंसर कर दिया। दैट इज वेरी नाइस। वो आपके पर्सनालिटी की एक खासियत भी है। तो आप एक लड़की हैं, ऑफ कोर्स हमेशा जो है हीरो को देखती होंगी। वो कौन सा हीरो है जिसको अपोजिट आप एज एन एक्ट्रेस काम करना चाहेंगे? हीरो नहीं है बट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशाल जेठवा नाम है उनका। हीरो ही है वो? हाँ, लीड किया उसने, अभी तो धमाल मचा कर रखा हुआ है, अब तो विलन भी कर लेता है। जी मैंने उनको सबसे पहले मर्दानी में देखा था, और उनका कैरेक्टर पकड़ना, मतलब मुझे यही है कि मैं डरने लग गया हूँ आपसे। अगर आप ऐसे मर्दानी वाले कैरेक्टर से इम्प्रेस हो रही हैं, क्या है हमारे, मतलब मैं सेफ हूँ ना पॉडकास्ट में अपने। बट हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेयर्स नेगेटिव कैरेक्टर्स को ही दिया जाता है। तो आप नेगेटिव कैरेक्टर जो है वो लीड की एक्ट्रेस बनना चाहती हैं आप? हाँ, अच्छा लगेगा। देखो ना साउथ में कितना ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स, नेगेटिव लीड कैरेक्टर्स कितना अच्छा खिल के आते हैं। विजय सेतुपति कितना अच्छा लगता है। विजय सेतुपति या फिर ये एक पॉजिटिव शेड का ये है, बट हीरो है बेसिकली। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, विशाल जेठवा मर्दानी में विलन है। हाँ, वो हीरो नहीं है। तब भी अच्छा लगेगा, बढ़िया। वो अच्छा लगेगा, वो अलग कुछ चीज़ है। उसको देखने में, जैसे रणवीर सिंह भी है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रही हैं आप पसंद के नाम पर। हाँ ठीक है, क्योंकि आपको हीरोइन बनने की बात कर रहा हूं। मैं जेन ज़ी हूं ना, तो टॉक्सिसिटी, रेड फ्लैग ज्यादा पसंद है। अच्छा, रेड फ्लैग ज्यादा पसंद है। हाँ, बस अभी कहाँ चिन्मया मिशन चल रहा था, कहाँ हम ये भजन कीर्तन सब सुना रहे थे। नहीं, रणवीर सिंह भी, मतलब अब तो सारा अर्जुन भी उसके साथ होली, तो मतलब हमारा कहाँ रणवीर सिंह इतना बड़ा आदमी, कहाँ विशाल जेठवा इतना छोटा आदमी। अरे बड़े छोटे से नहीं मैटर करता, बस काम अच्छा होना चाहिए, हमें कुछ सीखने को मिलना चाहिए बस, क्योंकि फिर बीच में बात करने को ही कुछ नहीं होगा। एक्टर सारे, ये बात तो सही है। और कोई दूसरा एक्टर? दूसरा एक्टर कोई ड्रीम रोल जिसमें जो भी, मतलब मैं छोटा सा भी, अगर मैं 2 सेकंड, क्योंकि थिएटर ने यही सिखाया कि अगर आप पेड़ भी बन रहे हो तो अच्छे से बनो। तो ये सच्चाई नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप जेन्युइनली बताइए, ठीक है? डिप्लोमेटिक नहीं बनना है और ना ज्ञानवान बनना है। ड्रीम रोल कौन सी हीरोइन का, कौन सा कैरेक्टर? कोई हीरोइन का नहीं, बट जैसी फिल्म्स आमिर खान ने लापता लेडीज में जो काम हुआ है, मुझे वो वैसा काम करना। अब लापता लेडीज में अगर आपको पेड़ बना दिया जाता, आप खुश हो जाती क्या? अरे तो वो किसी कुछ सोच के बनाया होता है ना, किरण राव ने ऐसे थोड़ी ना बना दिया होता। तो उसमें कौन सा कैरेक्टर आपको अच्छा लगा? प्रतिभा रंता का या प्रतिभा रंता का? डेफिनेटली हाँ, बट फूल के कैरेक्टर में भी बहुत नुआंसेस थे। मतलब मुझे ग्राउंडेड, घर की कहानी, अपने देश की कहानी, इंडी जितना हो, क्योंकि मैं एक फिल्म इंस्टीट्यूट से भी ग्रेजुएटेड हूँ, तो मैं वहाँ का भी एक बैकग्राउंड रखती हूँ। तो फिल्म मेकिंग जितना अच्छे से मेरा कैरेक्टर निकले, जितने मेरा कैरेक्टर पे राइटर ने काम करा हो, और जितना डायरेक्टर उसको काम करने दे मुझे, और जितना मैं उस पर काम कर पाऊँ, वही मेरा ड्रीम रोल है। और जो लोगों को पसंद है, वो मेरा ड्रीम रोल हो जाएगा।
अगर अरुणिमा पसंद आ गया लोगों को तो वो मेरा ड्रीम। वो मतलब आपका कोई ऐसा कोई ख्वाहिश आपकी नहीं है कि जैसे तापसी पन्नू की ने बहुत विमेन ओरिएंटेड फिल्में हाँ। की है या कंगना रनौत ने बहुत हाँ। विमेन ओरिएंटेड फिल्में की है, हाँ। तो कुछ ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं है? देखो जितना वर्सिटिलिटी मेरी अच्छी दिखेगी उतना अच्छा एक्टर मुझे बोला जाएगा, क्योंकि इंडियन फिल्म मार्केट में ऐसा माना जाता है कि जितना एक एक्टर को वर्सेटाइल देखेगा कोई उतना ही वो अच्छा एक्टर माना जाता है। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मैं बड़ा अनकन्वेंशनल सा, क्योंकि मैं समझता हूँ आप इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे, वर्सटैलिटी आपके अंदर में। कंगना रनौत, तापसी पन्नू और स्वरा भास्कर, इन तीनों में कौन पसंद है आपको ज़्यादा? एज अ पर्सन और एज एन एक्टर? एज ए पर्सन आप तो जानती होंगी नहीं, तो फिर जो मीडिया में एज ए पर्सन आता है उसको हम तो मानते नहीं है। नहीं मानते हैं। हाँ, तो फिर आप ये उसको आप बहुत ही ज्यादा ये आपने घुमा के पूछा है। मैं जानती हूँ इसके पीछे का सारा, मैं मोटिव इंटेंशन जानती हूँ। मैं बहुत सेफ रहूंगी, मैं कंगना रनौत बोलूंगी। मैं बहुत सेफ रहूंगी, मैं स्मृति ईरानी बोलूंगी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं, मैंने इसलिए बोला आपको क्योंकि जो मीडिया में आती है खबरें, और जिसके हिसाब से हम एक किसी भी आर्टिस्ट के लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं खबरों के हिसाब से, एक्चुअली में वो इंसान वो होता नहीं है। और अगर हम किसी के साथ सेट पर काम किए हैं तो हम उसको पर्सनली जानते हैं। तो अगर आपने कंगना जी के साथ जो है, तापसी जी के साथ या स्वरा जी के साथ काम किया हुआ है अगर आपने, तब अगर मैं आपसे पूछता कि एज ए पर्सन कौन अच्छे हैं, तो वो वैलिड क्वेश्चन था। और ऐसे मतलब जो है वो एक इनवैलिड क्वेश्चन हो जाता है। पर्सनली ये आप समझ सकती हैं। बट मैंने सेट पे भी बहुत सुना है उनका रवैया कैसा रहा है तीनों का ही, तो मतलब एज एन ऑडियंस में कैसे, अगर को एक्टर हैं वो मेरी, या मैं उनके जैसा काम करूं और मैं अपने सेट के क्रू वालों के साथ अगर वैसी रहूंगी जैसे वो रही हैं, तो वो तो बहुत ही मतलब मेरी पर्सनालिटी से मैच नहीं करेगा। क्या सुना है आपने? मेरे कोई दोस्त थे जो इमरजेंसी के शूट पे थे। अच्छा। और वहाँ पे वो डायरेक्टर थी, तो वही बस दोस्तों की सुनी सुनाई है, ऐसा कुछ नहीं जो मैंने खुद ऐसा हो जाता है। मैं भी अपने बट मेरी बहुत फेवरेट थी कंगना रनौत, तो बहुत टाइम फैशन में जैसा उन्होंने काम करा है, क्वीन में जैसा उन्होंने काम करा है, बहुत अच्छा, मतलब उनकी फिल्मोग्राफी बहुत अच्छी। मैं सेट की बातों को इतना ज़्यादा इसलिए भी नहीं मानता हूँ कि मेरे ही सेट पे 2-4 लोग जो ढीले हो जाते हैं, मैं 4 बातें बोलता हूँ, बोलते हुए थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि मैं रूड हो सकता हूँ। हाँ। बट वो सामने वाला ये नहीं समझता है कि इस इंसान के अंदर में कितनी चीज़ें चल रही है, और आप एक छोटी सी गलती करो, आपकी गलती कितने लोगों की गलती को बार बार समझाया जाए। सब में एम्पैथी नहीं होती है। वो समझने की चीज़ है। इसलिए मैं बोला कुछ चीज़ों पे आदमी का आकलन आप नहीं कर सकते हैं। और बेसिकली जो कैप्टन है शिप का, तो कैप्टन के ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, सबके जान की भी जिम्मेदारी है, तो उसके बिहेवियर पर बाहर की एक एक्ट्रेस हैं, उनका जैसे जॉनी डेप का मैंने बताया, उनके साथ ही वो उन्होंने बहुत काम किया, एन हैथवे ने। अगर मुझे कभी भी मौका मिला कि मैं वैसे रोल्स चूज़ कर पाऊँ जैसे उन्होंने करा है, इतने डाइवर्स रोल, मैं बहुत चाहूँगी। और अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि वहाँ तक पहुँच पाया, बहुत ज़्यादा पहुँच गया है, और बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स आती हैं, और बहुत ज़्यादा फीमेल ओरिएंटेड नहीं कहूँगी या वुमेन एम्पावरमेंट वाला नहीं, बट हाँ कैरेक्टर्स में बहुत लेयर्स और नुआंसेस होते हैं जो कि बहुत मज़ा आता है देखने में। फिल्में किस तरह की देखती हैं आप? क्योंकि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में थी बहुत टाइम, तो ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा ऐसी फिल्में देखनी पड़ी जो देखी नहीं जा सकती थी। टर्टल्स कैन फ्लाई इज़ वन ऑफ दोज फिल्म्स जो आप बैठ के एक बार में नहीं देख सकते हो, वो बहुत ही ज़्यादा दिमाग को इम्पैक्ट करती है। कल रात ही मैंने नो स्मोकिंग देखी है, अनुराग कश्यप की, और मुझे लगा ये क्या फिल्म है, ये क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा मतलब उस टाइम पे ऐसी चीज़ें शूट करना। 12 रुपए के ट्रॉमे से मैं अभी तक नहीं निकल पाया हूँ। तो ये फिल्म शायद 2008 या 9 में आई थी। अच्छा। हाँ, 8 या 9 में बोकारो स्टील सिटी में देखा था। 12 रुपए का टिकट मुझे आज भी खलता है। बट मुझे बहुत अच्छा लगता है फिल्म फेस्टिवल्स में जाके। एक अलग सी फिल्म है। केरला फिल्म फेस्टिवल में मैं गई थी, और गोवा फिल्म फेस्टिवल, और चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल। और हमारे जितने भी ये फेस्टिवल्स होते हैं इंडिया में, चाहे धर्मशाला हो या कोलकाता फिल्म फेस्टिवल हो या मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो, यहाँ पे जो सिलेक्शंस रहता है फिल्म्स का वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। और साउथ की तो चलो अभी बहुत ही बात हो रही है कि साउथ की जो मासी जो फिल्म्स बनती है, कमर्शियल फिल्म्स, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट अगर आप ऐसी शॉर्ट फिल्म्स देखोगे फेस्टिवल्स में जाके, वो तो बहुत ही उम्दा होती है। मतलब आप बैठे बैठे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये क्या हो रहा है, मैं बता भी नहीं सकती हूँ। साउथ की एक एक्ट्रेस है कीर्ति सुरेश। हाँ जी, जानते हो? महानटी, माय फेवरेट फिल्म। आपने कभी खुद को देखा कपड़ा वपड़ा पहन के आप थोड़ा उसके जैसा दिखती है? हाँ सच्ची। आप थोड़ा ऐसे मैच करके देखिएगा। ओके, या हो सकता है दर्शक मिलाए। मैंने फिल्म वो 8 से 10 बार देखी है। वो फिल्म मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। उसके गाने इतने अच्छे हैं। वेब सीरीज देखते हैं?
हाँ। लास्ट कौन सी देखी? मटका किंग। मटका किंग। मटका किंग में फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगा? मटका किंग में फेवरेट दगड़ू। दगड़ू दगड़ू बहुत अच्छा कैरेक्टर। दगड़ू सिद्धार्थ नाम है उनका। सिद्धार्थ बहुत जाधव, बड़े, सिद्धार्थ जाधव, बहुत बड़े कॉमेडियन है। हाँ, मराठी मराठी एक्टर एक्टर है। कॉमेडियन, बहुत अच्छा काम है उनका। बाहर की वेब सीरीज देखती हैं? मैं कोरियन बहुत ज्यादा देख रही थी एक टाइम पे, हाँ। बट हाँ बाहर की मैं बता एक्स में बीमारी लगी थी सबको कोरियन देखने हाँ की। हाँ, और मैंने सारी देख डाली। और जेनजी तो सारे ही कोरियन कोरियन। अभी तो हाँ। कुछ लड़कियां भाग गई हैं कोरिया जाने के लिए घर से निकल हाँ, के, पता है ना हाँ, न्यूज़ में सुन। तो एक चला था फ्लेवर। वो लड़के अच्छे होते हैं वहाँ के, मतलब जैसे उनको पोर्ट्रे किया जाता है, जैसे वो लड़कों का कैरेक्टर लिखा जाता है, वो बहुत ही मतलब ऐसा आउट ऑफ दिस वर्ल्ड और वाला अभी लिखा तो जाता है। कॉस्मेटिक का एक बहुत बड़ा बहुत मार्केट ज़्यादा, कोरिया हाँ। रेडी हो गया है। हाँ। अच्छा है, वो थोड़ा वेस्ट डोमिनेटेड था, थोड़ा ये ईस्ट डोमिनेटेड है, हाँ। तो हम इसको ईस्ट का पार्ट इंडियन मानते हैं। तो बहुत ज़्यादा वो तो हो रहा है, हाँ, एशियन। कल्चर एशियन कंट्रीज का है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो काफ़ी बातें हमने की है। हो गई, आखिरी बहुत बस दिमाग आपसे एक सवाल करेंगे। सवाल क्या करेंगे, बस एक आखिरी बातचीत पूछेंगे आपसे, उसके बाद शो को वाइंड अप करेंगे। यस प्लीज। आपके सेठ पन्नालाल की बारादरी में जो अरुणिमा का कैरेक्टर है, तो वो अरुणिमा अपना रोल को प्ले करते हुए और जो बाकी और कैरेक्टर हैं उनके साथ आपकी जो पर्सनल केमिस्ट्री होती होगी, या शूट होता होगा, या फिर सेट में कुछ नोक झोंक होता होगा, या कुछ परेशानी होती होगी, या कुछ अच्छी चीज़ें जो आपने सीखी होंगी जो आगे आपके काम आएगा, या आप लोगों को बताना चाहें, वो एक मोनोलॉग में आप बताइए, तब लास्ट में आपका थैंक यू करेंगे। एक्सपीरियंस तो पहला, क्योंकि सीरियल है, पहला लॉन्ग रन वाला कि इतने टाइम चला गया, थोड़ा ये रहता है ना कि आप जो भी कोई बड़ा एक्टर है, अगर आप उसके साथ काम कर रहे होते हो तो आप एक गॉड सिंड्रोम बना देते हो कि मतलब ये तो एकदम भगवान है, कि मतलब इनसे मिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बट एक्चुअल में जब आप उनके साथ काम करते हो, जब आप उनसे मिलते हो, बातें करते हो, वो हंसी मजाक होता है, तो आपको पता चलता है कि यार नहीं यार, वो भी इतने ही ह्यूमन है, इतने ही इंसान है जितने आप खुद हो। वो भी किसी के बारे में चुगली कर रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो रहे हो, और फिर किसी एक के बारे में चुगली हो रही है, तो चुगली में ऐसा मजा आता है ना? बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि ये जो टीवी वाली इंडस्ट्री है थोड़ी सी ज़्यादा गॉसिप वगैरह में चलती है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मेरी हर जगह बन जाएगी, मुझे टीवी सीरियल में ले लो दूसरे। आओ बहन चुगली करें। आओ बहन चुगली करें। मेरा पूरा मंडल रहता है सेट पे, और हम लोग अपना जो बारादरी का जो मेन जहाँ पे सोफ़ा लगे हो, अगर आपने देखा है डीडी का एपिसोड, नहीं देखा तो अभी जाके देख लो आप लोग प्लीज़। तो उसमें हमारा पूरा सोफ़ा रहता है, और हम वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर, ईपी, कॉस्ट्यूम, सब लोग बैठ के एक बंदे की चुगली करते हैं बस। वो बंदा कौन है? नहीं बताओ। नहीं ऐसा नहीं है, बट तो हम बंदा टीवी पर आता है क्या टीवी पर नहीं आता है? नहीं, हम क्यों टीवी के पीछे वाले की क्यों बुराई करेंगे हम? तो जो टीवी पर आता है जो तो लोग मॉनिटर पे गेस दिख कर रहा है लेंगे, क्या है, ये कैसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, तो दर्शकों को गेस करने के लिए छोड़ देते हैं फिर तो। गेस करने के लिए छोड़ देते हाँ, हैं। चलो। बट नहीं, मैं वही एक्टर वाली बात कह रही थी। सुधा चंद्रन मैम के साथ बहुत, मतलब मेरी मम्मी जब उनसे मिली थी वो रो पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने नाचे मयूरी में उनको देखा था, और मतलब वो इतनी ज़्यादा लाइवली और इतनी होमली पर्सन है ना, और उनके साथ ये हंसी मजाक करने में, किसी और की बिचिंग वगैरह करने में बहुत मज़ा आता है। बट हाँ, ये है, बहुत सारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बहुत वो हुआ है, बट मैंने अच्छे कनेक्शंस बनाए हैं अपने ऑन स्क्रीन एक्टर्स के साथ। जो कनेक्शंस कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, बट कभी हम बना ही लेते हैं। बहुत बहुत फेक फ्रेंडशिप्स हैं, मैं सच्ची बताऊँ तो इंडस्ट्री बहुत फेक है। चाहे वो अगर आपके एडी के साथ भी कनेक्शन हो, या आपका मेकअप वाले के साथ भी कनेक्शन हो, या को एक्टर के साथ भी, आप जो वो 12 से जो 9 से 9 की शिफ्ट है, 12 घंटे की शिफ्ट, उसमें आप बेस्ट फ्रेंड्स हो। उसके बाद जैसे ही 9:30 होते हैं, तू कौन मैं कौन हो जाता है, तो आप किसी को नहीं जानते हो और वो आपको नहीं जानते। फिर 6 महीने तक, जब तक वो सीरियल शुरू नहीं होगा वापस से, वो आपसे कोई बात नहीं करेंगे। ये चीज़ है, ये तो सच्चाई है, मुंबई की सच्चाई है। सब फेक हैं, सब लोग फेक हैं, आप सिर्फ अपने आप से रियल हो सकते हो बस। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपने काम को छोड़ के हमारे पॉडकास्ट में आई हैं, और इतनी सच्चाई से बहुत कम लोग बोल पाते हैं। आप काफ़ी बेबाक रही हैं, और एक बेबाक होता है कि बस ऐसे बड़बड़ा जाना, और एक बेबाक होता है कि जैसे आपको 2 लाइन बताऊं कि केवल मनोरंजन ही नहीं, कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो आपने जिस बेबाकी से बातें की है उसमें उचित उपदेश का भी मर्म है, तो बड़ी संजीदगी से आपने बातें की है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट पर आईं। और मैं दुआ करता हूं कि आप
बहुत अच्छी एक्ट्रेस बने और बहुत बड़ी एक्ट्रेस बने। अनायास ही मेरे मन में आ गया था कीर्ति सुरेश का, और मैं चाहता हूँ आप उनसे बड़ी और ज़्यादा नोन एक्ट्रेस बने। शी इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेस। तो वैसे जैसे तृप्ति डिमरी भी हैं, बड़ी एक्ट्रेस हैं, वैसे उनसे बड़ी आप एक्ट्रेस बने, बड़ा नाम कमाएं। और आप जिस हिसाब से बोलती हैं, बात करती हैं, और जितनी आपको समझ है, तो आप जितना बड़ा बनेंगे अपने आने वाले जनरेशन को उतना अच्छा बता पाएंगे। क्योंकि जनरेशन जो आता है आगे, वो हमेशा किसी ना किसी बड़े लोग को ही आइकनाइज करता है और उसको फॉलो करता है। तो मेरी ये दुआ है, नवकाश टीम की दुआ है कि आप बहुत बड़ी बने और हमारे आने वाले जनरेशन को अच्छी अच्छी बातें सिखाए। थैंक यू। तृप्ति डिमरी। तृप्ति मिश्रा। यस, मैं आपको मजाक किया। तृप्ति मिश्रा, यस, फ्रॉम प्रयागराज।